इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बीपीएससी टीचर, एडीओ और अन्य बीपीएससी के एग्जाम में पॉलिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आपको ऑप्शन दिया गया है ए भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, बी जेपी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। सी जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ साथ कुछ अन्य समितियों को भी हैं जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं सभी समिति और उसके अध्यक्षों का नाम बोल दूंगा, आप इसे कृपया ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले होता है संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी ही है। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार के अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक के उप समिति, अगर प्रमुख समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार अल्पसंख्यक उप समिति में जे बी कृपलानी। उसके बाद हो गया नियम समिति में अध्यक्ष हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति संचालन समिति और देशीय रियासत समझौता समिति। नियम समिति, संचालन समिति और देशीय रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हो गया सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष हो गए एस वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष हो गए एस वरदाचारी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरा में, ऑप्शन बी पांचवा में, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्य और अनुशासित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां दी गई है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 7 अनुसूचियां थी और लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को मैं एक बार डिटेल करता हूं। अनुसूची नंबर फर्स्ट में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। अनुसूची फर्स्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की। अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप का गठन किया गया। अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप का वर्णन किया गया है। 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रकाशन, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन, अनुसूची 5 में है। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 7 में अनुसूची 7 में केंद्र, राज्य और शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का वर्णन किया गया है। 8 में
22 भाषा का प्रावधान है। 8 में 22 भाषा का प्रावधान है। अनुसूची 9 की अगर बात करते हैं, अनुसूची 9 जो है वो प्रथम संविधान संशोधन था जिसे 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन जिसे 1951 में किया गया था, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और कुछ अन्य विधियां हैं। जमींदारी उन्मूलन की कुछ विधियों का वर्णन किया गया है। अनुसूची 10 की अगर बात करते हैं तो 10 का जो संशोधन किया गया था, 10 को 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जिसे बाद में 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार इसमें और भी कुछ फेरबदल किए गए थे। 52वें संविधान संशोधन में या अनुसूची 10 में दल बदल पर कुछ नए कानून बनाए गए हैं। दल बदल पर कुछ नए कानून बनाए गए हैं, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में बनाया गया था। बाद में 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे में कुछ फेरबदल किए गए। 11वें अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। पंचायतों के अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में बनाया गया था। और 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया, जो भी 1992 में ही किया गया। 73वां और 74वां 1992 में, जिसमें 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज, 11वीं अनुसूची में, और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया। और दोनों 73 और 74वें संविधान संशोधन को 1993 में फिर से पारित कर दिया गया, या कह सकते हैं 1993 में उसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। भारत के राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ता। ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते। ऑप्शन सी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। भारत के महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते का जो भार है वह संचित निधि पर भारित नहीं है। महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते की जो व्याख्या है वो संचित निधि, भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। हाँ, लेकिन आर्टिकल 76 के तहत ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 76 के क्लॉज नंबर 4 से महान्यायवादी का वेतन या पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी का जो वेतन हो गया या पारिश्रमिक उसे राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और महान्यायवादी का वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है, लेकिन उनका भुगतान संचित निधि से ही सरकार के सामान्य व्यय के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उनका जो भार होता है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है, लेकिन उनका वेतन संचित निधि से ही सरकार के सामान्य व्यय के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं संचित निधि क्या होता है। उसके पहले देखते हैं आर्टिकल 266 के तहत भारत का संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति होती है। उसके बाद बात करते हैं संचित निधि का भार। संचित निधि पर किनके का जो वेतन दिया जाता है, संचित निधि से किनका वेतन दिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन संचित निधि पर सीधे भारित होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आर्टिकल 349 में, आर्टिकल 350 में, आर्टिकल 350 के क्लाउज ए में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 350 के क्लाउज ए में। आर्टिकल 350 ए के तहत राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया गया है। आर्टिकल 349 को अगर देखते हैं तो आर्टिकल 349 में संविधान के प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान
प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर भाषा की बात करते हैं, संविधान के प्रारंभ में अगर किसी भाषा की अगर बात करते हैं तो विधेयक में राष्ट्रपति की मंजूरी से ही उस भाषा में पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 350 के तहत शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा। आर्टिकल 351 के तहत राजभाषा में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी भाषा का विकास के लिए कार्य किया जाएगा। आर्टिकल 350 के तहत अब अगर बात करते हैं शिक्षा की बात आ गया है तो हम पहले उन सभी आर्टिकल को देख लेते हैं जिसमें शिक्षा से संबंधित बातें लिखी गई है। जैसे शिक्षा से संबंधित सभी आर्टिकल को एक बार नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है 21A। 21A एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A को जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार है और इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है, जिसे आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। बात करते हैं आर्टिकल 45 की। प्रारंभिक बाल अवस्था में शिक्षा 6 से इसमें आर्टिकल 45 में प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कम कर सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर हम आंगनबाड़ियों को देख सकते हैं, जिसमें 6 से कम उम्र के बच्चों को 6 से कम उम्र वाले बच्चों को उपयुक्त शिक्षा देने का प्रावधान है या फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का प्रावधान है। अगला हमारा शिक्षा से संबंधित हो गया आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A यह एक मौलिक कर्तव्य है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी कर सकते हैं, जिसमें हर एक माता या पिता या अभिभावक को यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे या शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने का अवसर दे। यह हो गया आर्टिकल 51A, जो मौलिक ड्यूटी या कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा और धर्म से संबंधित निजी संस्था चलाने का प्रावधान है। धार्मिक शिक्षा का या धर्म से संबंधित निजी संस्था चलाने का प्रावधान है। आर्टिकल 30 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 30 में भाषाई और धार्मिक आधार पर शिक्षा संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 में भाषाई और धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल 46 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 46 में SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। शिक्षक और शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने का प्रावधान है आर्टिकल 46 के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। आर्टिकल 338 के A में, आर्टिकल 341, आर्टिकल 16 जिसमें 16 कर सकते हैं, 16 में उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया अनुच्छेद 338 का A। आर्टिकल 338 का A। आर्टिकल 338 के A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अनुच्छेद आर्टिकल 338 में, केवल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, A की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, और आर्टिकल 338 की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 341 की अगर बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र में विभिन्न जाति मूल्यांकन आदि सूची तैयार करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से ही राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में जाति आधारित सूची तैयार कर सकता है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का उपबंध है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का उपबंध है, जो एक फंडामेंटल राइट या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है।
65 65वां संविधान संशोधन, ये इसमें से काफी संबंधित है। 65वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। 65वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में किया गया है। भारत में जो संविधान है लिया गया है वो अमेरिका के मौलिक अधिकार से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में अमेरिका के मौलिक अधिकार से लिया गया है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। 1978 की अगर बात करते हैं, 1978 में जनता दल सरकार ने संविधान में 44वें संविधान संशोधन करके 6ठे मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार, 6ठे मौलिक अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर 300 के ए में कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार में रख दिया गया। अगर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की वर्णन करते हैं तो मूल अधिकार की जो सबसे पहली अगर बात आती है वो ब्रिटेन की आती है। मूल अधिकार में सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। मूल अधिकार के सबसे प्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान कराने वाला दस्तावेज का जो नाम था उसे महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जिसे 1215 में कहाँ के सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1215 में ब्रिटेन में प्रथम एक हस्ताक्षरित अधिकार पत्र दिया गया था जिसमें ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था, जो मुख्य रूप से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 में है, तथा इसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे और लगातार 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। ध्यानिएगा, एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने भी अपना लगातार 2 साल लगातार कार्यकाल को संभाला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर भी बने रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने और डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने और साथ ही पद पर होते हुए ही उनकी मृत्यु होने वाले वो प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद आता है 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969
1969 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल संभाला था और वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो एक मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था और ऐसे वे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने जो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। अगर पहले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। आर्टिकल 52 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। आर्टिकल 53 में संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा? एकल संक्रियात्मक व्यवस्था से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति के शपथ किसके द्वारा कराया जाता है और कब कैसे होता है उसका वर्णन। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 60 में लिखा गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, या राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है और काफी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 56(1) के ए में बोला गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश के अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्राप्त न करे। ऑप्शन 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया मात्र 1 माह। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में घोषणा जारी नहीं रह सकती है अगर उसे संसद विदिन 1 मंथ के अंदर उसका अनुमोदन नहीं करता है तो वह 1 माह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहला हो गया आर्टिकल 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में लिखा गया, जिसमें राष्ट्रीय आपात को बताया गया है। दूसरा हो गया आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अधीन में अंदर राष्ट्रपति शासन और राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने का प्रावधान है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जा सकता है उसका प्रावधान है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। अगर वित्तीय आपात की बात करते हैं, आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो ये अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल को भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। वह राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगाए जा चुके हैं और आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगाए जा चुके हैं और इसमें संशोधन भी किया गया था। इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है। अब राष्ट्रीय आपात बात देखते हैं कब कब लगाया गया। भारत में राष्ट्रीय आपात प्रथम 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण, चीन तथा पाकिस्तान के कारण, और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इसका डेट अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। प्रथम आपातकाल चीन के साथ युद्ध होने के कारण 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक, जिसमें चीन के साथ लड़ाई हुआ था। दूसरे के बारे में अगर बात करते हैं तो 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 27 मार्च
1970 दूसरा आपातकाल जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 3 दिसंबर 1971 से लेकर 27 मार्च 1977 तक लगाया गया था। तीसरा आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 से लेकर के 22 मार्च 1977 तक लगाया गया था। 25 जून 1977 से लेकर 22 मार्च 1977 तक तीसरा आपातकाल लगाया था, जिसमें आंतरिक अशांति के कारण इसे लगाया गया था। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद आपात 6 माह तक इसे बढ़ाया जा सकता है। अनुमोदन के बाद इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बी नंबर राष्ट्रपति, सी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। देखते हैं, जब दोनों सदनों के बीच किसी विशेष बात पर मतभेद उत्पन्न होता है तो विधेयक पारित होने पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल 108 के तहत बुला सकता है या उसे बुलाने का प्रावधान है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाने का प्रावधान है। अब कुछ अपवाद कुछ ऐसे होते हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक आर्टिकल 110 के अधीन संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयकों पर ही लागू होता है। धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसका प्रावधान आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है। राज्यसभा के लिए संयुक्त बैठक में धन विधेयक को बुलाना अनिवार्य नहीं है। अब एक होता है कोरम, जिसे हम गणपूर्ति कहते हैं। संयुक्त बैठक के लिए कोरम में दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, कोरम यानी कि गणपूर्ति संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना अनिवार्य है और इसका बैठक का स्थान लोकसभा चैम्बर ऑफ हाउस में किया जाता है। लोकसभा हाउस या लोकसभा सदन या फिर लोकसभा चैम्बर ऑफ हाउस में इसकी संयुक्त बैठक की जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें प्लेटफॉर्म या एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी बुक के अनुसार या फिर बीपीएससी के आंसर के अनुसार संविधान की कल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन राज्य में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था जो 1787 में किया गया था। 1787 में किया गया था, जिसे बाद में 1789 में लागू कर दिया गया था। 1789 में लागू कर दिया गया था। 1787 में इसे लिखित किया गया था और 1789 में इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करते हैं सबसे पहले उद्भव की या उसकी संकल्पना की, तो सबसे पहली संकल्पना ब्रिटेन में की गई थी जो 1215 में हुआ था। किस तरह से देखते हैं कि प्रथम अलिखित और विकसित संविधान, अलिखित और अर्धविकसित संविधान 1215 में बना था, जिसे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इस टाइम वो अलिखित संविधान था, इसलिए इसे काफी नहीं किया गया था, उतना विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। अगर हम आज की बात करते हैं तो अब लिखित संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान को माना जाता है। इस संविधान 1215 वाले संविधान को 1689 में इसे अधिकारों के विधेयक यानी कि बिल ऑफ राइट जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज में शामिल किया गया। 1689 में ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट में के जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज में इसे शामिल कर दिया गया था।
लेकिन अगर संविधान की संकल्पना और उद्भव की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 में लिखित संविधान को पारित किया गया था, लिखित संविधान बनाया गया था और जिसे 1789 में इसे पारित कर दिया गया था। इसलिए इसका आंसर हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।